Good evening, students. Good evening, Abhinandan, Manu, Ripan. Hello, everyone. जल्दी से बड़ा जी वीडियो को ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि ज्वाइन फास्ट। एंड आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है ना? बताइए बड़ा। जितनी जल्दी आप बड़ा ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी हम क्लास को शुरू कर पाएंगे, बिकॉज आज हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। सभी फ्रेंड्स को बोलो बड़ा ज्वाइन करें जल्दी से। और आज टारगेट ये लेना पड़ा कि सभी आज 45 मिनट्स की अप्रोक्स क्लास है, तो बेटा जी सभी 45 मिनट्स बैठेंगे आज, ठीक है? क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब शायद आप लोगों को पहले नहीं पता होंगी, तो आज वो चीज़ें पता चलेंगी। तो ज्वाइन फास्ट करें। और जो भी बच्चे ज्वाइन में हैं बड़ा इस टाइम पे, तो वो मतलब एक बार हाय हेलो वो जरूर लिखें बेटा जी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें, जितनी जल्दी हो सकता है बेटा। रिपन हेलो बेटा, मन्नू हाय। जल्दी से बेटा लाइक तो करो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बिना कुछ नहीं है। हाँ, वेरी गुड। चलिए जी, सो लेट्स स्टार्ट। करें शुरू बेटा फिर फाइनली। तो आज वाला जो हमने चैप्टर शुरू करना है, आज हम दो चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? दो चैप्टर हमारे कौन कौन से? एक आपका है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि अपना आपका मनी एंड क्रेडिट। दीक्षा हेलो बेटा। और चौथा जो हमारा चैप्टर थी, जो इसका लास्ट चैप्टर होगा, वो हमारा होगा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये दोनों चैप्टर आज हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत छोटा सा चैप्टर आप लोगों का, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट उसमें से जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं उसमें से आप लोगों को करवाने की कवर ट्राई करूँ। तो खुशी सेतिया, ओके बेटा। गुड इवनिंग नवी, नवदीप, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका बेटा जी नाम है मनी एंड क्रेडिट। जिन बच्चों ने अभी तक बेटा जी यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। अब मनी एंड क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, तो ये चैप्टर सिर्फ एक चीज के ऊपर बात नहीं करता, ये बात करता है दो चीजों के ऊपर, मनी एंड क्रेडिट। ये दो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। मींस कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम मनी के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे और क्रेडिट के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। मींस आप इसको एक चैप्टर में हम लोग दो चैप्टर की तरह रीड आउट करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फाइनली, बिना किसी देरी के। ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं हमारा जी। सॉरी, तो 3 मिनट हो चुके हैं हमारा जी। सो लेट्स स्टार्ट। मनी, देखो एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो, या फिर अगर हम सोचो, अगर पुराने टाइम में तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा कि जैसे अगर आज जैसे हमारे यहाँ पर करेंसी है, अगर क्या पहले भी ऐसी करेंसी थी? और अगर नहीं थी तो लोग डील करते किस तरीके से? लोग आपस में लेन देन का हिसाब किस तरीके से किया जाता था? एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम गए हैं, तो वहां पर हम ट्रेड किस तरीके से करते थे? ट्रेड का मतलब यहाँ पर व्यापार। तो उसी चीज की प्रॉब्लम है। पुराने टाइम में मनी की जगह पर एक सिस्टम का यूज किया जाता था, जिसका वजह नाम हम क्या किस नाम से जानते हैं? बार्टर सिस्टम। बिल्कुल सही बड़ा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी के बदले में लेन देन किया जाता है, मींस कि एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरी कॉमोडिटी। इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं, कोई राम नाम का बच्चा है, श्याम नाम के बच्चे से डील कर रहा है। मींस कि राम के पास कोई शूज है, ठीक है, जो श्याम को चाहिए, और श्याम को मतलब ये मान लेते हैं कि शूज तो चाहिए, ठीक है, बट उसके पास क्या है, मान लेते हैं शर्ट है जो राम को चाहिए। तो राम श्याम के पास गया, कहता कहता भाई मुझे शर्ट चाहिए, कहता मेरे पास जूते हैं। वो कहता ठीक है भाई मुझे जूते चाहिए, तेरे पास तू शर्ट दे रख ले और मुझे शूज दे दे। तो यहाँ पर हुआ क्या, इन दोनों ने आपस में अदला बदली कर दी। तो इस चीज को मैंने क्या बोलेंगे? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी के अंदर जब डील होता था, इसको हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे।
ठीक है, चलो हो गया, बहुत इजी हो गया तो, है ना। आप बोलोगे सर फिर करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा इशू क्या था, इसकी एक डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज राजी इसके अंदर सबसे मेन जो हमारी होती थी वो होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि देखो राम को शर्ट चाहिए, उसके पास शूज हैं, ओके ठीक है, लेकिन श्याम के पास शर्ट है बट उसको शूज नहीं चाहिए, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ चाहिए, मान लेते हैं कि कुछ भी चाहिए उसको, मान लेते हैं कि गोगल्स चाहिए उसको, कैप चाहिए, हो सकती है कुछ भी चाहिए। अब ऐसे में अगला तो यार हाँ करेगा नहीं ना कि भाई ठीक है कोई चक्कर नहीं भाई, तो मुझे शूज दे दे, मैं अपना काम चला लूंगा। तो ऐसे में जो बार्टर सिस्टम की जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए, मींस कि दोनों की नीड्स अगर सेटिस्फाइड हो रही है तभी बड़ा जी काम हो सकता है, वरना ये काम नहीं हो सकता। तो बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। आई होप सूरज जी आप लोगों को यहाँ तक बड़ी चीजें शायद आपको मतलब क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये सिस्टम को चेंज किया गया, फिर कुछ राजा महाराजा आए जिन्होंने फॉर्म ऑफ करेंसी को इजाद किया जिसे बोला गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज का नाम दिया गया। अब ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था ये बड़े पुराने टाइम में अलग तरीके से होता था, जैसे गोल्ड के कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स या फिर अदर मेटल के कॉइन्स, इन चीजों में डील किए जाने लगे। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने बहुत सारे शोज देखे होंगे जहां पर बड़ा जी एक राजा बैठा है, सामने कोई डांस कर रहा है, मंचुली का डांस कर रही है कि मेरे ढोल देना, है ना। तो उस टाइम में उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, अपने गले में जो हार था उसको निकाल के दे दिया, ठीक है। कोई पेंटर आया, उसने राजा की बहुत अच्छी मूर्ति बना दी, कोई उसने पेंटिंग बना दी, उसको बोल दिया कि इसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो वो क्या हो रहा था कि 100 सोने की मुद्राएं दे दी, उसको सिक्के दे दिए और उनके ऊपर राजा की मोहर बनी होती थी, कोई ना कोई जो भी राजा था तो अपने सिस्टम अलग तरीके से चलाता था। लेकिन फिर आया बड़ा जी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हमने बोला गया मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, जिसके अंदर बड़ा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी हमें पता होना चाहिए। और मैं आपको बड़ा जी बता रहा हूँ यहाँ से बड़ा एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है पेपर के अंदर भी। बड़ा देखो जितनी बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ज्वाइन रहेंगे, देखो मुझे यहाँ पर जितना दिख रहा है बड़ा जी बहुत सारे बच्चे बड़े छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बीच में से, एंड आई जस्ट वांट कि भाई सारे बच्चे यहाँ पर बने रहे, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अगर सारे बच्चे रहेंगे यार तो थोड़ा सा एक अच्छा भी लगता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मेंटेन रहे, यहाँ पर बने रहे वीडियो पे, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 40 से 45 मिनट में दोनों चैप्टर खत्म कराऊंगा, तो बड़ा ज्यादा से ज्यादा बच्चे एंगेज रहे, आपके फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उन सबको बोल दो कि भाई लाइव क्लास के दौरान बड़ा ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के अंदर बड़ी सबसे पहली चीज आती है हमारे पास पेपर नोट्स आते हैं, और दूसरे बड़ा जी हमारे पास क्या आते हैं, कॉइन्स। हमारे पास मेन दो है, क्या क्या, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ये दो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर क्वेश्चन वही आता है यार, जहां पर सोने को हम लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं माना, वहां पर हम इस नोट को, जहां पर सिक्के को हम क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज दिस करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मीन्स की हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पेपर नोट है, जो कॉइन है, उनको हमारे देश की, किसी भी देश की गवर्नमेंट ने अगर पास किया है कि भाई हाँ हम इसी को मानेंगे, तो वहीं के नोट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे इंडिया ने अपने किस चीज को माना, अपने रुपीज को माना हुआ है, ठीक है, यूएसए ने यूएस डॉलर को माना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में जी दुबई शहर में जाओगे दिनार होते हैं, तो पर हर एक जगह पर अलग अलग करेंसी को एक्सेप्ट किया गया है, और वहां पर जब भी कोई डील किया जाएगा तो उसी चीज के अंदर डील किया जाएगा। चलिए ठीक है जी, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा जी यहाँ पर अगर आप सभी नोट कर सको, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना कि वाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज द रूपी is widely accepted as a medium of exchange in India. क्वेश्चन बड़ा जी, why is the rupee is widely accepted as a medium of exchange in India? इसके बड़ा जी आप लोग बहुत सारे कारण मतलब दे सकते हो। आवाज में बड़ा क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं ये जानना चाहूंगा। अगर तो इको है तो देखो थोड़ी बहुत इको रहेगी, ठीक है,
गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी करता हूँ सेटअप। आई होप सो बेटा थोड़ा सा फर्क पड़ा हो पहले से। आवाज अगर कट हो रही है बेटा, अब सही आ रही है आवाज? अब मुझे बताओ फटाफट, अब सही आवाज आ रही है? अब सही आवाज आ रही है? इको की प्रॉब्लम नहीं आ रही अब? ओके बेटा, तो क्वेश्चन ये क्या है, व्हाई इज द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बेटा जिसके 3-4 कारण जी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन मतलब इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेटा जी वो करेंसी नोट्स को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। याद रख लेना, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी को इशू करता है। दूसरा बाजी, इंडियन लॉ में मतलब इंडिया के अंदर कोई भी इस तरीके का पर्सन नहीं है जो रुपीज को अंदर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। रुपीज को कोई भी पर्सन मना नहीं कर सकता, ये लॉ के द्वारा ऑथोराइज्ड करेंसी है। आप कहीं पर भी अगर इंडिया में जाते हैं आप रुपीज के अंदर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली बेटा जी यही इसके मतलब 3-4 पॉइंट से बनते हैं। आरबीआई इसको इशू करता है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल इसको लेने से मना नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इन सिक्कों को या इन नोट्स को नहीं बना सकती, ठीक है बेटा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कोई बना भी देता है तो वो लीगल नहीं माने जाएंगे, वो बेटा जी इलीगल माने जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है जी, अगले वाली चीज आती है हमारी। लेकिन चलो ठीक है यार, नोट उठाना बहुत सही रहता है कि चलो ठीक है हम लोगों ने बैंक में मतलब सॉरी हम लोगों ने नोट के जरिए डील कर लिया, कॉइन्स में डील कर लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जी यहाँ पर ये आती है कि हमारे पास एक और सिस्टम है आज के अंदर, जो है बेटा जी हमारा बैंक। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ध्यान में रख लेना, ठीक है। बैंक क्या होता है, देखो डिपॉजिट विद द बैंक, ये आप लोगों का वहां पर टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। देखो मैं आपकी एनसीईआरटी को बेटा जी कवर कर रहा हूँ प्रॉपर। एनसीईआरटी के बाहर मैं बेटा जी ना कुछ बताऊंगा ना कुछ जाने वाला है। आपका जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर भी रहेगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो दैट्स सी इट भाई। सबसे पहले क्या डिपॉजिट विद बैंक में, देखो अगर सीधी सी बात समझो यार, अब बैंक में जा रहे हो, मतलब अगर आपके पास इतना सारा पैसा पड़ा है तो आप कहीं ना कहीं तो उसको डिपॉजिट करवाओगे ना। तो डिपॉजिट करवाने के लिए आप गए बैंक में, तो बैंक का जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है, आपके पैसे को जमा करना, एक्सेप्टिंग योर डिपॉजिट्स। आपका पैसे को जमा करेंगे, चलो ठीक है जी। अब पैसे को जमा कर लिया तो उस पैसे का करेंगे क्या, वो बैठ के मतलब गिनते रहेंगे कि अरे भैया इतना पैसा पैसा बहुत है तेरे भाई के पास, वो वाला काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर वो लोग पैसा रख रहे हैं तो वो किसी न किसी को तो देंगे ना। तो बैंक जी क्या करते हैं, आप जो भी पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट कराओगे, आप लोग बड़े मतलब से करवा रहे हो, मतलब ही हम लोग क्यों करवाएंगे, क्योंकि बड़े जी बैंक उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट पे करेगा कि इतने इंटरेस्ट दे रहा हूँ जी मैं, तो देखो आप लोगों को आप पैसा रखो। तो यहाँ पर देखो दो काम हो गए, एक तो पैसा आपका सेफ हो गया, सेविंग्स में चला गया, और दूसरी चीज बड़ा जी यहाँ पर क्या चीज होती है, गुड इवनिंग मन्नत। दूसरी चीज बड़ा जी यहाँ पर क्या हो जाती है हमारे लिए कि वहां पर हम लोगों को इंटरेस्ट भी मिल रहा है। एक तो सेविंग होगी पैसे की, दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा, भाई उससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों का पैसा सेव भी है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज ये भी है कि आप अपना पैसा कभी भी बैंक से निकलवा सकते हो। जब आपका मन किया कि यार मेरे तो पैसा मेरा निकलवाना है, निकलवा लो यार, क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। और अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही हो तो बता देना, वैसे मेरा मैं इतनी सी ही स्पीड से हूँ, ज्यादा स्पीड नहीं है ये, ठीक है। तो आप लोग अपनी मर्जी से कभी भी पैसा निकलवा सकते हो, कभी भी बैंक के अंदर पैसा जाके जमा करवा सकते हो, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। देखो बैंक आपको नहीं कहेगा कि भाई मेरे बैंक में आके पैसा जमा करवा, ठीक है, बैंक वाले कॉल करते हैं, आपकी मर्जी है ना, करवाओ चाहे ना करवाओ। अब मेरा खाता बड़ा जी एक्सिस बैंक में है, मेरा खाता चाहे एचडीएफसी में है, कल को आईसीआईसीआई वाले आके मुझे ये नहीं कह सकते कि सर आपने एक्सिस में क्यों करवाया, हमारे में क्यों नहीं। तो ये बात नहीं हो सकती है। तो वहां पर हम लोग बहुत इजीली तरीके से जहां मर्जी पैसा जमा करवाएं, जब मर्जी पैसा निकलवाएं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारा डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन यार एक चीज सोचो, मुझे क्या कहना, मतलब आप लोग ना मतलब बहुत ज्यादा दयालु बनने वाले हो, ठीक है, कि भाई सर आप ना हमें ये चैप्टर समझा रहे हो तो हम क्या करेंगे, आपको ना सर 10-10 लाख रुपए देकर जाएंगे। अब यार 10-10 लाख रुपए अगर सारे देकर जाओगे, दे जाओ मैं तो चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर 10-10 लाख रुपए आप लोग लेकर आओगे, आपको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में आप कहीं किडनैप ना हो जाए, ठीक है।
तो ऐसे में आप लोगों को एक ऐसा मीडियम चाहिए होगा जिसके जरिए बेटा जी आप लोग इजीली पेमेंट कर सको। तो वो थर्ड जो इसके अंदर मीडियम आता है वो आता है बेटा जी चेक। आज के टाइम पे सबने बेटा जी ऐसा नहीं होगा कि किसी ने चेक नहीं देखा होगा। सबके घरों में कैसे ना कैसे करके उन्हें चेक देखा होगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी चेक की बेटा जी एक फोटो पूरी पूरी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं वहां से। तो चेक बेटा जी क्या होता है, एक पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है। ध्यान में रखना इस बात को। चेक बेटा जी कोई ऐसा नहीं कि कोई पेमेंट के लिए बेटा चेक कहीं भी चल जाएगा आपका। चेक क्या है, एक पेपर है जो आपके बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट से, इस पर्टिकुलर बंदे को राम के अकाउंट से श्याम को, काजू के अकाउंट से कतली को क्या करनी है, आपने पेमेंट करनी है। और आप लोग पेमेंट कर दो उस बंदे के नाम पे, फलाना फलाना एड्रेस पे, फलाना फलाना बंदे का अकाउंट नंबर है जी। तो आप उस बंदे को क्या कर दो, अपनी पेमेंट कर दो। तो ये जो चीज होती है ये चेक इसका काम होता है। अब एक मिनट सोचो यार, 10 लाख का एक संदूक उठाना इजी है या फिर 10 लाख का एक चेक उठाना इजी है? चेक तो भाई साहब फोल्ड करो, बैंक में अपने पॉकेट में डालो, भाई साहब ले चलो कहीं भी। किसी को कौन सा पता है कि आपके पास चेक है? तो वहां से कैरी करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है चेक को। ठीक है, तो इट इज इजी टू कैरी। चलिए ठीक है जी, कोई बात नहीं है। यहां पर बेटा जितना भी आपका मनी का काम था वो सारा यहां पर हो जाता है खत्म। ठीक है, मनी का काम खत्म हो गया। हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज बची है। बैंक क्या काम करता है भाई? बैंक देखो दो तरीके के काम करता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अपन यहीं पर मैं खड़े खड़े अपने सामने कुछ लिखूंगा नहीं। मान लेता हूं मैं बैंक हूं। ये हमारे अंकल, कौन से अंकल है बड़ा जी? ये हमारे मार्कर अंकल हैं बिना कैप वाले। ये हमारे बड़ा जी ब्लैक कैप वाले। ठीक है, तो ये हमारा डिपॉजिटर है। ठीक है, ये हमारा बोरोवर है। डिपॉजिटर जो बैंक में बड़ा जी पैसा जमा करवा रहा है, बोरोवर जिसको पैसा चाहिए। ये बंदा आया मेरे पास, आया कहता कहता जी मेरा ना पैसा जमा कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अपने तेरे खाते में अपने पैसे जमा कर लेता हूँ। मैंने इसके जितने पैसे थे मेरे पास जमा कर दिए। ठीक है, ये बंदा आया मेरे पास, कहता जी मुझे ना पैसा चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पैसा चाहिए? मैंने कहा ये ले भाई, मेरे पास ना इतना पैसा पड़ा है, ये मेरे पास पैसा पड़ा है, मैंने इसको ये पैसा दे दिया। ठीक है, पैसा दे दिया मैंने। एग्जाम्पल पे जाना रबड़ है ये। ठीक है, पैसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इस बंदे को पैसा दे दिया। मैं सारा पैसा नहीं दूंगा, इसकी भी मैं एक चीज बताऊंगा। आप लोगों ने मतलब आपकी बुक में पढ़ा होगा CRR रेशियो के बारे में पढ़ा होगा आपने, कैश रिजर्व रेशियो, कि हर बैंक को जितना भी कैश एक दिन के अंदर सबमिट होता है बैंक के अंदर, उसका 15% अपने पास रखना होता है। उसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इस बंदे को भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने पैसा दे दिया। मैंने कहा भाई देख भाई बात सुन, मैंने पैसा दिया, उसके बदले में तू मुझे क्या पे कर दे, इंटरेस्ट पे कर दे। मैं क्या करूंगा, इससे 18% लूं, मैं इससे 20% लूं। इसको मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, टाइम पे करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। इसमें से जितना भी उसने इंटरेस्ट पे करना है ये मुझे इंटरेस्ट पे कर देगा। लेकिन जिस बंदे ने, मेरे पास देखो ये अपनी जेब में बैठा था, इस बंदे को तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है। अब यहां से बड़ा याद रखना, जो मैं बोरोवर से इंटरेस्ट लूंगा उसकी अमाउंट हायर होगी, और जो मैं डिपॉजिटर को पे करूंगा उसकी अमाउंट लो होगी। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरी खुद की इनकम है। मैंने क्या किया, एक बंदे इसको मैंने बोरोवर को बोला, आ गया ना? हाँ, मैंने इस बंदे को बोला, बोरोवर को मैंने बोला कि भाई देख मैं तेरे से 20 रुपए दूंगा। इसको मैंने बोला कि भाई मैं तुझे 15 रुपए दूंगा। तो इससे लिए 20, इसको दिए 15, तो मेरी इनकम कितनी बच गई? 5 रुपए मेरी इनकम बच गई। तो बैंक की इनकम यहां से होती है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। आई होप सो जी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहां पर आपका मनी के रिगार्डिंग का जितना टॉपिक था वो सारे का सारा खत्म। टाटा बाय बाय, फिनिश। दूसरा पार्ट आता जो जी हमारा किस चीज के बारे में है, क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट क्या होता है, देखो अगर सिंपल सी बात कहूं, क्रेडिट का मतलब हमारे यहाँ पर रहेगा लोन। बाकी बाद की बातें जी, लोन सिंपल समझ जाओ। और मेरे जो 9 जने बैठे हैं अभी तक उन्होंने लाइक नहीं किया यार। देखो मुझे ना इतना गुस्सा चल रहा है, लाइक तो करो यार, एक छोटा सा लाइक का बटन है। ठीक है, वहां पर लाइक दबाओ दबाओ दबाओ, जल्दी जल्दी रह गया लाइक दबाना। ठीक है, और सब्सक्राइब वाला भी थोड़ा सा जोर से दबाना। हाँ, अभिनंदन कह रहा है कर दिया सर। ओके बेटा, आपको तो पता है, आप तो अच्छे बच्चे हो। जिन्होंने नहीं किया, देखो अभी एक बच्चे ने किया, उसने पहले कर ही नहीं रखा था। तो चलिए भाई ठीक है, क्रेडिट क्या है, एक ऐसा लोन एग्रीमेंट है। ठीक है मन्नू बाबा, ओके बेटा आप सबने कर दिया, ठीक है बेटा। ठीक है अभिनंदन, वेलकम बेटा, मेंशन नॉट। तो क्रेडिट जी क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहां पर एक लेंडर कहता कहता भाई देख, सीधी सी बात है, तू मुझे पैसे दे,
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं तुझे क्या दे दूंगा, तेरा पैसा वापस दे दूंगा। मतलब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ कि भाई मुझे ना पैसा दे दो भाई, मैं ना आपको 6 महीने के बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूँ। तो आप लोगों ने मुझे पैसा दे दिया, तो जो आप लोग मुझे पैसा दोगे वो चीज मेरी जी क्या कहलाएगी, हमारी क्रेडिट कहलाएगी। तो क्रेडिट मेरी एक तरह से लोन होता है, ठीक है, जो एक एग्रीमेंट किया जाएगा लैंडर के बीच में कि भाई मैं तुझे फ्यूचर में इतने टाइम के बाद मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यार जब आप बंदा एक मतलब लेने जाएगा लोन, तो उसे पहले कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो मान के चलनी पड़ेगी ना, कि भाई यार कुछ कंडीशंस उसे माननी पड़ेगी, जैसे क्या कि इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, जैसे अगर आप बैंक में जाते हो, ठीक है, दीक्षा वर्मा मैंने अनलाइक कर दिया सर, अच्छे बड़े बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सिंपल समझोगे डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप बैंक में गए, आप लोगों से बोला जी सर आवाज कट हो रही है बेटा, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, अब तो सही आ रही होगी बेटा। ये ना बीच में बेटा जी कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, 100 MB/s का वाईफाई लगवा के भी अगर ये हाल है बेटा, सोचो क्या हो रहा होगा फिर देश में। यही देश की तरक्की है बेटा, बीजेपी जिंदाबाद। तो सिंपल सी बात को मेरे इसे यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर मैं क्या बोलने वाला हूँ। ओके, अब आवाज ठीक है बेटा, तो ओके। तो डॉक्यूमेंट गए, अगर आप किसी बैंक में गए, आपको आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, आप लोगों को सब कुछ चीजें चाहिए होगी, ठीक है जी। आप लोग पैसा वापस कैसे करोगे, बैंक वालों को आप पैसा वापस कैसे करोगे ये भी पहले डिसाइड होगा, कितने टाइम के बाद करोगे ये भी पहले डिसाइड होगा। तो हर चीज को पहले डिसाइड किया जाए, इसी को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर एक बात रह गई बीच में, दैट इज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल बड़ा जी होता है, देखो भाई कोई भी कंपनी, अगर आप लोगों को मतलब बैंक में गए, बैंक वालों को आप कहोगे अंकल अंकल मेरे को 1 करोड़ का लोन दे दो, अंकल कहेंगे कोई बात नहीं बेटा लोन दे देंगे हम। अच्छा क्या रख रहे हो गिरवी, आपने कहा अंकल मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं, आप मुझे दे दो। अरे बेटे ऐसे लोन नहीं मिलेगा, वो लोग आपको लात मार के निकाल देंगे। तो आपको लोन लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल सा काम है, आपको अपनी कोई चीज को गिरवी रखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं जी कोलेट्रल। सो कोलेट्रल क्या होती है, एक एसेट होती है, कोई भी एसेट हो सकता है, आपकी कोई भी चीज हो सकती है, आपके गहने हो सकते हैं, आपकी जमीन हो सकती है, आपको कोई व्हीकल हो सकता है, खुद को गिरवी रख दो, मिलेगा नहीं पैसा मुझे पता है, बट स्टिल ओके। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, आप अपने जानवरों को घर पे रख सकते हो, मतलब घर पे कह रहा हूँ, घर पे तो आप हो ही ऑलरेडी, ठीक है। तो आप अपने मतलब जानवर है अगर आपके पास राजी, तो आप उनको भी मतलब रख सकते हो, आपकी कोई जमीन है, आपका कोई घर है, कुछ भी है, अगर आप कोई भी चीज को अगर आप एज अ सिक्योरिटी के रूप में रख रहे हो तो वो कोलेट्रल कहलाता है। सिक्योरिटी क्यों रखी जाती है कि अगर बाई चांस आप पैसा ना दे पाए तो मैं उस चीज को बेच के अपना पैसा मैं अपना पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज होती है जी, इसको हम जी क्या बोल देते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट और कोलेट्रल बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन कोलेट्रल लेने के मतलब सॉरी लोन लेने के दो तरीके होते हैं जी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो तरीके की कोलेट्रल दिए जाते हैं। एक होता है फॉर्मल, फॉर्मल क्या होता है, जो बड़ा जी ऑथराइज्ड बाय द लॉ एंड गवर्नमेंट रहेगा, आरबीआई के अंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा, आरबीआई बड़ा जी इसको प्रॉपर रेगुलेट करेगा। यहाँ पर बड़ा जी इंटरेस्ट रेट हमेशा लो रहेगा। तो यहाँ पर आप बैंक या कोऑपरेटिव के जरिए अगर आप लोन लेते हो तो ये बड़ा सारे का सारा फॉर्मल सोर्स आता है। इनफॉर्मल बड़ा जी कौन सा आता है, इनफॉर्मल जैसे छोटे छोटे बड़े जी जो लोग होते हैं जी, वो लोग लोन ले लेते होते हैं मतलब, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं। इनका मेन मोटिव सिंपल होता है कि भाई हमें तो प्रॉफिट कमाना, देखो सीधी सी बात है। तो ये ना तो आरबीआई के अंडर आते हैं, तो इनके जो पैसा को कलेक्ट करने का तरीका वो थोड़ा सा रॉन्ग मीन्स का भी ये लोग यूज करते हैं। ये बड़ा जी कोई मर्चेंट हो सकता है, मनी लेंडर हो सकता है, आपका कोई मतलब वर्कर हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट हाँ एक बात याद रखना, अगर आप चाहते हो, लोग ज्यादा आपको पता होगा कि लोन लेते कहाँ से, लोग ज्यादा लोन लेते हैं बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। लेकिन ये इनफॉर्मल सेक्टर से लोन कैसे लेते हैं, फॉर्मल बेटा जी कैसे समझ ओके। फॉर्मल बेटा सेक्टर वो है जो आरबीआई के अंडर आता है, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंडर आता है, जहां पर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बट ऑथोराइज्ड वे में होगा। बैंक हो गए, कॉर्पोरेट बैंक हो गए, ये सारे के सारे इसी का पार्ट है, जैसे बैंक हो गया, ठीक है। तो ये लोग जी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। लेकिन लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर, बहुत ज्यादा लोग डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्स के ऊपर। अगर लोग चलो ठीक है यार डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अब
उनको हटाना भी तो भाई वहां से। आपकी बुक में एक चार्ट बना होगा बेटा, अगर आपको देखा होगा आप लोगों ने, चार चार्ट है, पुअर हाउस होल्ड से लेकर रिच हाउस होल्ड तक जाते हैं। पुअर लोग ज्यादा लोन लेंगे इनफॉर्मल सेक्टर से, और वहीं पर जो रिच लोग होंगे वो लोग बेटा जी लोन लेंगे कहां से बेटा जी, फॉर्मल सेक्टर से। तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बेटा जी हम लोग अब सिंपल पॉइंट पढ़ेंगे। बैंक या कोऑपरेटिव सेक्टर्स को क्या करें जी, इनफॉर्मल सोर्स को रिड्यूस करने के लिए गांवों में जा जाकर बैंक ओपन करें, फॉर्मल सोर्स को इंक्रीज करो, डॉक्यूमेंटेशन का काम कम कर दो। रिच लोगों को ऑलरेडी पता है कि यार भाई हमें कहां से लोन लेना है, बट पुअर लोगों को नहीं पता होता भाई, उनको जाके नॉलेज दो। उन लोगों को अगर नॉलेज बांटोगे तो ही वो लोग काम करेंगे। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को पुअर लोगों में चीप इंटरेस्ट रेट पर ज्यादा से ज्यादा अगर बांटेंगे तभी बेटा जी काम पॉसिबल है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आई होप सो जी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें जी एक टॉपिक आप लोगों का, क्रेडिट प्लेज एन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल। शायद आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा आप सभी ने। ठीक है, पॉजिटिव रोल में क्या होता है कि अगर आप लोगों ने पैसा ब्याज पे लिया, उसकी वजह से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, पॉजिटिव सिचुएशन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त बेटा जी क्रेडिट से फायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है। आपकी बुक में दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक तो आपका फेस्टिव सीजन वाला एग्जांपल है और एक स्वप्ना वाला एग्जांपल है। फेस्टिव में बेटा जी क्रीम है, पता नहीं स्लीम है, जो भी है, तो वो बंदा क्या कर रहा है आपका, वो बंदा आराम से बेटा चल रहा है अपना कि भाई चलो ठीक है जी, मैं तो भी अपना लोन पे पैसा ले रहा हूँ। ठीक है, उस जब लोन पे पैसा लिया उसके जरिए उसने बिजनेस को चलाया, प्रॉफिट हो गया तो उसने लोन का पैसा चुका दिया। मेंबर स्वप्ना के केस में क्या था, उसने एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया, एग्रीकल्चर होगी खराब, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट उसका और बढ़ गया, अगले साल दोबारा से उसको लोन की जरूरत पड़ी, अब लोन उसने अगले साल लिया, फसल भी अच्छी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी, पिछली लोन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसकी वजह से वो फंस गई डेट ट्रैप में। ये वर्ड बड़ा याद रख लेना, डेट ट्रैप, DEBT TRAP, डेट ट्रैप मींस कि उधार के जाल में फंस गई, और जहां से उसको जी अपनी शायद हो सकता है अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ जाए, जैसे अपनी जमीन को बेचना पड़ सकता है। ठीक है, लास्ट बेटा जी इसका टॉपिक आता है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक आया था जब यहां से, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रख लो बेटा, ये टॉपिक आपके बेटा जी पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है और उसकी एडवांटेजेस क्या है, मैं दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे भी आए, टेढ़ा बिंगा सीधा, ये दो चीजों के ऊपर मेनली है। ठीक है, तो बेटा इन दोनों चीजों की बात करेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, 10 से 15 मिनट का आपका अगला चैप्टर है, दैट्स इट। उसके बाद आज की हमारी लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, और उसी के साथ आपका इको का सिलेबस भी 2 दिन के अंदर अंदर बेटा जी खत्म, जैसे कि बेटा जी अपन ने वादा किया था। हाँ, आज बेटा जी मैं मेरा PDF फाइल नहीं अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है, ड्राइव का लिंक बेटा जी मैं नहीं बना पाया, बट हाँ आई विल ट्राई कि मैं कल तक ये सारा काम आपको करके दे दूँ। ठीक है, कल की क्लास होगी या नहीं होगी वो आप लोगों को लिंक के जरिए पता चल जाएगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले। तो शुरू करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो भाई, बैंक ना हर जगह पर नहीं हो सकता, सिंपल देखो इसकी ना स्टार्टिंग कैसे करनी है, एक प्रेजेंटेशन स्किल्स बनाओ बेटा अपनी। देखो बोर्ड वाले ना बेटा, देखो जो टीचर बैठे हैं वो भी तो टीचर भी तो इंसान है ना। एक टीचर सबसे पहले एग्जाम चेक करते टाइम पे किस चीज का ध्यान में रखता है कि भाई मैं जल्दी जल्दी एग्जाम चेक करूं। अगर उसे जल्दी से एग्जाम चेक करना है तो उसका पहला मेन टारगेट है। पर नेक्स्ट बुक मैंने आई थिंक सो कल बताई थी कि मुझे याद नहीं आ रहा जियो या सिविक्स में से एक कही थी मैंने, आई थिंक सो मेरा टारगेट ये है कि मैं जियो करवाऊं। ठीक है, क्योंकि जियो में मेरा जी मेरा ज्यादा लेसन्स है एंड आई विल ट्राई टू कवर इट अप एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो जियो करवाएंगे, सबसे लास्ट में जी हिस्ट्री उठाएंगे। अब कल को बड़ा जी जियो भी हो सकती है, कल को सिविक्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है बड़ा जी एट अ टाइम आप लोगों को लिंक के जरिए बता दिया जाएगा। तो चलो यार एक सिंपल सी बात को मतलब यहाँ पर सिंपल समझो, प्रेजेंटेशन स्किल्स आर मैटर द मोस्ट। ये बात अपने पल्ले बांध लो, जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन स्किल्स तुम्हारी अच्छी होंगी उतना ज्यादा ही तुम्हारा पेपर के अंदर मार्क्स लेने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, लास्ट कब फिनिश करवा दोगे बेटा। देखो मेरा टारगेट ये है कि एक दिन में 2 चैप्टर, देखो जैसे इकोनॉमिक्स का तो बेटा 2 दिन में अपना खत्म हो गया, जियोग्राफी के अंदर बेटा जी टोटल 5 से 6 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्स 6 चैप्टर हैं। मेरा टारगेट है कि 5 डेज में मैं आपका जियो का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, 5 to 6 डेज में, क्योंकि एक दिन में आपका भी जाएगा सर, सॉरी, तो 6 डेज में आप लोगों का सिलेबस जाएगा सारे का सारा जियो का।
4 डेज में बेटा जी आप लोगों का सिविक्स, 4 डेज के अंदर बेटा सिविक्स बेटा जी मैं कवर अप करवा दूंगा आप लोगों को। और हिस्ट्री बेटा जी हर चैप्टर मतलब एक दिन में तो जाएगा बेटा जी अप्रोक्स, और हिस्ट्री की वीडियोस भी थोड़ी सी लंबी जाएंगी, तो 3 दिन के अंदर बेटा जी मैं वो वाले भी खत्म करा दूंगा, 3 या 4 दिन में टोटल ओवरऑल ये लगा के चलिए 4 और 5 9, 9 और 6 15। तो इसके बाद बेटा जी 15 डेज हमें और लगेंगे अभी, 15 दिन। और आज बेटा जी डेट क्या हो चुकी है आपको पता ही है, 4 हो चुकी है आज, 4 डेट बेटा जी आज ऑलरेडी हो चुकी है। तो 15 19 तक बेटा जी आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस खत्म कर दूंगा। इज इट पॉसिबल ऑल्सो? यस बेटा जी, अप टू 20 लगा के चलो। हाँ बीच में बेटा जी 18 19 में अभी बता देता हूँ, 18 और 19 को कोई भी वीडियो नहीं आएगी क्योंकि आई एम आउट ऑफ स्टेशन। तो 18 और 19 तो बेटा जी आप लोग भूल ही जाइए कि भी कोई वीडियो है। तो उससे पहले पहले मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों का 90% सिलेबस बेटा जी मैं खत्म करके मानूँ, ठीक है। और उसके बाद बेटा जी आप लोगों को प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेटा, देखो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात रही, अगर चैनल के साथ 10 फेब तक आप लोग जुड़े रहते हैं, 10 फरवरी तक बेटा जी मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स इतने तरीके से बेटर कर दूंगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो मतलब मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बच्चों को करवा रहा हूँ, ठीक है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस टाइम पे लिमिटेड ऑफर चल रहा है बहुत लिमिटेड फीस के अंदर, कि जिन बच्चों को रिवीजन करनी है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, वो लोग बड़ा जी कोचिंग सेंटर पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरीके से, जहां पर आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा इंडिविजुअली, ठीक है। तो चलिए जी वापस हो रही बैक टू द टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो बैंक हर जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, आप लोगों की लाइनें लिखनी पड़ेगी। रूरल इंडिया में हर जगह पर बैंक इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर बैंक नहीं है तो लोगों को लोन तो फिर भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि लोन रिक्वायरमेंट सबसे पहले, और किसी किसी के पास तो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होते। ओके बेटा जी, तो अगर बेटा जी कई बार ये होता है कि बैंक के पास ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, किसी बंदे के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट किसी भी चीज के लिए नहीं होते, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए निर्माण किया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेटा जी क्या होते हैं, ये पुअर पीपल को, मतलब पुअर लोगों के लिए बेटा जी बनाए गए थे। इसका मेन जो एम था, ऑब्जेक्टिव, वो था बेटा जी सेविंग्स को प्रमोट करना। इसके अंदर 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, जहां पर डेली सेविंग्स को प्रमोट किया जाता है, 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की सेविंग्स को प्रमोट किया जाता है। और ये लोगों को इसी वजह से किया जाता है ताकि वो लोग राजी आपस में सेविंग्स को भी प्रमोट करें, दूसरी चीज राजी एक दूसरे से आपस में बातचीत करें और बिना कोलेटरल के उनको लोन मिल सके। तो ये राजी अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये सारी चीजें आप लोग लिखोगे। लेकिन अब आता है जिसका जो मेन क्वेश्चन आएगा, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस राजी इसकी क्या क्या है? तो सबसे पहले एडवांटेज है जी, इसकी वजह से बोरोवर को कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती। मींस की कोई भी बोरोवर जो पुअर है उसको कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है, या फिर ना के बराबर है। ये आपका पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा, लोगों को बड़ा टाइमली लोन मिल जाता है, और वो भी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर। यहां पर आप लोगों को कभी भी आप अगर आपको लोन चाहिए, इमरजेंसी में लोन चाहिए, तो ये रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट है बेटा जी कि ये लोग मेनली रूरल एरिया में पुअर लोगों के लिए बनाए जाते हैं। मींस कि ये डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर बेटा जी बना दिए जाते हैं, और ये बेटा जी वुमेन्स को सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, वुमेन को सेल्फ रिलायंट, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के रिगार्डिंग बात नहीं होती, यहाँ पर सोशल एवल्स के रिगार्डिंग, सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात होती है। कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, कोई न्यूट्रिशन की बात है, या कोई हेल्थ की रिगार्डिंग बात है, यहाँ पर सारे तरीके की बात यहाँ पर की जाती है। इसी के साथ बड़ा जी आपका ये चैप्टर बड़ा जी यहीं पर समाप्त होता है। इसके अंदर जी मेनली मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस बताए हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थर्ड बड़ा जी जो हमने शुरू में क्वेश्चन डिस्कस किया था, व्हाई इज द मनी या व्हाई इज द रुपी इज कंसीडर्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, या हम उसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन बड़ा जी आप लोगों ने डेफिनेटली करने ही करने हैं। थर्ड वाली पॉइंट क्या था कि SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। मींस की एक बेस का काम करते हैं गांव वाले लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास ना तो कोलेट्रल होता, ना उनके पास इमरजेंसी में पैसा अवेलेबल होता। तो उन दोनों सिचुएशन के लिए उनको एक बेस प्रोवाइड करते थे, भाई कोई बात नहीं, तुझे कहीं से नहीं मिल रहा, हम बैठे हैं ना, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है ना। तो वो वाला सिनेरियो होता है इनका।
तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर इतना सही है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। किसी का बेटा जी कोई भी क्वेश्चन है बेटा जी मुझे फटाफट बता दीजिए। फंक्शंस ऑफ बैंक लिखवा दो बेटा। देखो फंक्शन ऑफ बैंक का अगर डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, आपकी एवरग्रीन की जो बुक है वहां पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन वे में लिखा हुआ है। देखो जो चीजें कहीं पर अवेलेबल नहीं है मैं वो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ आई विल ट्राई। तो मतलब जिन बच्चों को पर्सनलाइज्ड नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है, वो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना बेटा जी। कुछ पेमेंट के जरिए बेटा जी आप लोगों को वो पर्सनलाइज्ड नोट्स मिल जाएंगे। वो जहां जो नोट्स आपकी एनसीईआरटी के थ्रू ही बनाए गए हैं वो आप लोगों को नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। मेरे से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम चार्जेस के ऊपर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट ये ध्यान में रखना बेटा जी कि एक मिनिमम चार्जेस हर एक के रहेंगे ही रहेंगे। जो बच्चे कोचिंग सेंटर पर हैं उनके लिए नहीं है, जो बच्चे नहीं है कोचिंग सेंटर पर ये उन लोगों के लिए चार्जेस है बेटा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बेटा जी सिंपल समझ लो। फॉर्मल सेक्टर बेटा जी वो जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, इनफॉर्मल वो जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। फॉर्मल को आरबीआई कंट्रोल करता है, इनफॉर्मल को बेटा जी कोई भी कंट्रोल नहीं करता। फॉर्मल के अंदर इंटरेस्ट रेट लो रहता है, इनफॉर्मल में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है। फॉर्मल में कोलैटरल की जरूरत पड़ेगी, इनफॉर्मल में कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मल में बेटा जी बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर आते हैं। इनफॉर्मल के अंदर बेटा जी आपके मतलब रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, कोई मनी लेंडर, कोई मर्चेंट, ये लोग आते हैं इसके अंदर। बस यही चीज है बेटा जी, ठीक है। सर इफ योर नोट्स आर नीडेड बेटा यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर नोट्स चाहिए, आप लोगों को जी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोगों को पीडीएफ के जरिए जी अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स, ठीक है। आप लोगों को बता दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी शुरू करते हैं जी। हम लोग चैप्टर नंबर हमारा जी आता है, नेक्स्ट आता है जी 4th, जिसका जी नाम है हमारा ग्लोबलाइजेशन। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा जी इजी चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। चलिए बेटा जी ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा काम लेके प्रभु का नाम। हमारा आता है 4th चैप्टर और ये लास्ट चैप्टर रहेगा, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा प्रेजेंटेशन की बात करते करते थोड़े से 5-7 मिनट अपने एक्स्ट्रा लगे, बट कोई बात नहीं बेटा जी, इतना बड़ा जी कंट्रीब्यूट करना बनता है। आपके बोर्ड एग्जाम्स है एंड अगर आप बेटा जी मेरी बातों को फॉलो करते हैं बेटा जी, मैं इतनी गारंटी देने को तैयार बैठा हूं 95 प्लस आप लोगों के पक्के हैं आउट ऑफ 100। ये मैं श्योरिटी के साथ आप लोगों को बोल रहा हूं, बस फॉलो मुझे बेटा जी करते रहना, ठीक है। जिस तरीके से मैं बोलूंगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स इस तरीके की रख के आनी है तो वैसे ही प्रेजेंटेशन स्किल्स रखो। ये मेरी गारंटी 95 प्लस पक्के। हाँ ऐसा नहीं कि गलत लिख के आ जाओ, सर ने कहा था प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। गलत भी नहीं लिख के आना, तो वो सही वाला लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कि सर ने कहा था लिख के आना है, बढ़िया लिख के आना, जचा जचा के पेपर भी पूरा करके आना भाई, तो भी 95 प्लस आएंगे, ठीक है। इस अकेडमी का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है जी 99 है, आज तक का हाईएस्ट स्कोर। अगर लाइव में से कोई भी बच्चा, अगर कोई भी बच्चा इस रिकॉर्ड को बीट करता है 99 या 99 से अबव मींस की 100 ही, ठीक है, 99 या 100 अगर कोई भी लेके आता है उसे ब्राजी द नॉलेज हब की तरफ से पर्सनल गिफ्ट दिया जाएगा। ये मैं आज ब्राजी लाइव वीडियो पर बोल रहा हूँ। 99 या 100 अगर कोई भी लेके आता है मेरी तरफ से एक छोटा सा ब्राजी गिफ्ट हैम्पर उसे जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टारगेट ले, वीडियो पे बने रहे मेरा जी, हमेशा अपनी प्रेजेंट जरूर दें कि हर सर हम हर वीडियो पे हमेशा रहे हैं, ठीक है, उसी बच्चे को मिलेगा। और हर बच्चा मेरा जी 10-10 सब्सक्राइब करवाओ भाई जल्दी से, ठीक है। ओके लाइव वीडियो बहुत बड़े कमेंट किया मैंने, ठीक है, तो टारगेट उठा लो अब तो ये 10-10 बच्चों से, चाहे उनका फोन खींच के करना पड़े सब्सक्राइब, ओके, तो करना ही करना है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इकोनॉमी, देखो भाई ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अगर सिंपल भाषा में समझोगे, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। सिंपल भाषा में रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन, जब एक से ज्यादा देश किसी चीज में लिंक कर जाते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब वो किसी भी वजह से कर सकते हैं, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आइडियाज के लिए, लोगों की मूवमेंट की वजह से, किसी भी चीज से अगर आप एक देश से दूसरे देश के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं।
तो ग्लोबलाइजेशन आई थिंक समझ आप लोगों को डेफिनेशन बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है जी? वो हेल्प करती है हमारी एमएनसी कंपनी। और याद रखना एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा जी एमएनसी से बन सकता है बड़ा जी। एमएनसी बड़ा जी क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका बेस एक जगह पर होगा, उसकी होगी वो एक जगह की कंपनी। जैसे मान लेते हैं कि कोई यूएस की कंपनी है, ठीक है, यूएस में उनका हेडक्वार्टर है, प्रोडक्शन वो चाइना में कर रहे हैं, उनकी जो सर्विसेज वाला पार्ट है वो इंडिया में चल रहा है, अलग अलग जगह पे होगा। इसी चीज को आप बोलते हैं एमएनसी कंपनी। जो एक से ज्यादा देशों के अंदर ऑपरेट कर रही हैं वो हमारी एमएनसी कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। चलिए ठीक है जी, हम लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया। एमएनसी कंपनी ने आज के टाइम में बहुत ज्यादा एग्जांपल मतलब कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। अगर आप एग्जांपल देना चाहो, आप फोर्ड कंपनी का एग्जांपल दे सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा आपकी ये एनसीईआरटी के अंदर भी कवर अप किया गया इस एग्जांपल को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं बना जी। उसके बाद अगर हम समझे ये बड़ा जी क्या करता है, देखो एमएनसी क्या करती है, एक तो सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं दूसरे देश के, मतलब अगर कंपनी हमारे इंडिया में आएगी तो सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज जी आप लोगों के पास यार एक ना चॉइस बढ़ जाती है। ऑब्वियस बात समझो यार, आपके पास चॉइस बढ़ जाएगी। अगर एमएनसी कंपनी आएंगी, आपके पास एक ब्रांड है, आपके पास चॉइस है, 10 तरीके की कंपनी आपके सामने खड़ी है कि भाई आके खरीदो हमारा प्रोडक्ट, तो खरीदो ना भाई जाके यार। तो ये उस चीज के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है। नेक्स्ट जी हमारे पास जो इसके अंदर पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है, वो ये है कि ये गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर हमारे इकोनॉमी को एक्सपेंड करने का काम करते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे वर्ड होते हैं इसके अंदर ना, थोड़ा सा वो अच्छे यूज करना। ये एक्सपेंड करने का काम करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे देश के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। हम साथ साथ है वाला काम है भाई, फिर से बेटा, ठीक है। तो इनका बड़ा यही काम होता है कि भी हमें प्रॉपर तरीके से सभी देशों को एक साथ लेकर चलना है। मींस कि एमएनसी कभी भी एक देश रेगुलेट नहीं कर सकता। अगर एक देश में भाई, वो तो लोकल बिजनेस है यार, ठीक है ना, तो ये हर देश में ओपन किया जाता है। लेकिन यार एक वर्ड सोचो, ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड आया कहां से? कौन से अंकल लेकर आए होंगे? हमने कल एक बंदे का नाम डिस्कस किया था जिनकी अभी भी जी करंटली में डेथ हुई है, ठीक है, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। बड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ना बड़ा, उस पर्सन ने 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे जी, एनईआर, हमारी पॉलिसीज के अंदर जी चेंज आई थी, ठीक है। 1991 में एनईआर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जिसके अंदर उन्होंने 3 चेंजेस किए थे जिसका नाम था एलपीजी। एलपीजी बोले तो बड़ा जी, अगर किसी को पता हो एलपीजी की फुल फॉर्म बड़ा जी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सर ये हमें पता था सर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना जी, नहीं, ये होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो हम लोग चैप्टर सामने पढ़ रहे हैं। अब यार फिर क्वेश्चन वही उठा यार सामने, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आखिरकार क्या होता है? देखो लिबरलाइजेशन को अगर हम समझेंगे, आप लोगों ने अपने हिस्ट्री के अंदर एक वर्ड पढ़ा होगा लिबरल, लिबरल मतलब फ्री। तो लिबरलाइजेशन क्या होगा कि भाई पूरी मार्केट को फ्री कर दो, रेस्ट्रिक्शन से आजाद कर दो, कि भाई आपने जैसे ट्रेड करना है, जहां ट्रेड करना है आप जाके ट्रेड करो, ठीक है, जहां ट्रेड करना है, जैसे ट्रेड करना है, जैसे मर्जी ट्रेड करो, उसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। इसके अंदर लिबरलाइजेशन के अंदर हम एक वर्ड को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स का मतलब है रास्ते की रुकावटें, कि भाई यार मैं अगर ट्रेड करने जा रहा हूं तो उसके बीच में जो रुकावटें आ रही हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा ट्रेड बैरियर्स, मैं उस चीज को बोलूंगा। तो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है किसके अंदर, लिबरलाइजेशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन में आए। क्योंकि पुराने टाइम में ना बड़े सारा काम मतलब गवर्नमेंट संभालती थी, तो गवर्नमेंट से हटाने के लिए उन्होंने लिबरलाइजेशन प्रोसेस को लाया। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जहां पर प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट किया जाता है। और ग्लोबलाइजेशन हमने अभी अभी पढ़ा जी, ग्लोबलाइजेशन होता है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर उसको जी फैला देना, पूरे वर्ल्ड में उस चीज को जी क्या कर देना, फैला देना, ठीक है। यहां तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। अगला जो इसका एक टॉपिक बचा बड़ा जी, वो बड़ा जी क्या है हमारा, कि फैक्टर दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज बढ़ा है? तो सबसे पहले बड़ा जी जो सबसे मेन चीज आती है बड़ा जी, वो क्या है हमारी टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी ने जितनी एडवांसमेंट की है ना भाई, उतनी किसी में नहीं की। लेकिन टेक्नोलॉजी कहां कहां, टेक्नोलॉजी बड़ी कहां कहां? सबसे पहले बड़ी है ट्रांसपोर्टेशन। भाई ट्रांसपोर्टेशन इतने तरीके से बढ़ी है ना, आज नए नए बड़ा जी तरीके आ चुके हैं। पहले बड़ा जी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत टाइम लगता था, लेकिन पिछले 50 साल में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो चुका है, बहुत क्विक हो चुका है। दूसरी चीज, सॉरी,
इसकी वजह से रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना इजी हो चुका है, तो बूस्ट एफिशिएंसी टू ट्रेड इन द मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ेगा, आज क्या हो चुका है, बिल्कुल इजी हो चुका है। तो सबसे पहले भी क्या होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा बड़ा जी, टेक्नोलॉजी के अंदर ही कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। पहले बड़े अगर किसी को बात करनी है, मेल भेजनी है, तो ये कबूतर जाता था ना, कि कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे करके चलो ढोल वाले आ गए, फिर घोड़े वाले आ गए, तुगड़ू 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 वाले आ गए, इतने बड़े जी, फिर डाकिए वाले आ गए, और डाकिए के बाद बड़ा जी आ गया हमारे हाथ में हमारा पीपा, बोले तो फोन। और फोन बड़ा जी आज देखो हम आमने सामने जी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ही है। आज आप लोगों को मेल करने, आपको कोई वॉइस मैसेज भेजना है, आपको कोई लाइव चैट करना है, बहुत ज्यादा ईजी हो चुकी है। तो ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, ठीक है। तो फैक्टर बड़ा जी, इसके बाद देखो एक सिंपल समझो, दूसरा बड़ी चीज क्या आती है, मूवमेंट ऑफ पीपल। दूसरा जो फैक्टर आता है इसके अंदर, कि फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन में जो आप लोगों ने हेडिंग बनानी है, एक आप लोग हेडिंग क्या बनाओगे बेटा जी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। उसके अंदर आपके बन गए 2 पॉइंट्स, कौन कौन से बनेंगे बेटा जी, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के एडवांसमेंट, और दूसरा बन गया कम्युनिकेशन के एडवांसमेंट। तीसरी जो चीज बनी है बेटा जी, मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसमें आप लोग क्या करोगे, पर्पज। देखो लोग ना बेटा जी इंडिया से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, आप लोग भी जाते हो कि यार आपके कोई ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, कजन, मामा चाचा ताई, मामा फूफी फूफा, जो भी है बेटा जी, बाहर गए होंगे, ठीक है। वो लोग किस पर्पज से गएंगे, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए गया होगा, कोई एजुकेशन के लिए गया होगा, कोई घूमने के लिए पर्पज से गया होगा, तो लोग बेटा जी इधर उधर जाते हैं, ठीक है। और आज ये ट्रेंड सेटअप हो चुका है, कहाँ जाना है, कनाडा जी, कहाँ जाना है जी, यूएस। लेकिन उन्होंने बीच में ना अपने रोक लगा रखी है एक चीज के जरिए, और उसे हम क्या कहते हैं, वीजा, ट्रेड बैरियर, रुकावटें लगा रखी है जिन्होंने, कि भैया हमारी पॉलिसी है जी, अगर हमारे देश में एंटर करना है तो भाई पहले ये वीजा लेकर आओ, ठीक है ना। तो ये बड़ा जी उनके तरीके होते हैं बड़ा जी। तो अगला जो मतलब इसके अंदर, इसी के अंदर फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में आप लोग लिबरलाइजेशन का भी पॉइंट लिखोगे। लिबरलाइजेशन में जी मैंने आपको बता दिया कि रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना बड़ा जी ये कहलाता है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में जितना ज्यादा आप लोगों का मेरा हटेगा, मेरे जितना ज्यादा मेरे जी रेस्ट्रिक्शंस हटेंगी, उतना ज्यादा हम लोग ट्रेड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर्स वाला जी, अच्छा वैसे ना एक चीज बताता हूँ, इसमें एक छोटी सी चीज है, वैसे तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, बट एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि कई बार पेपर में बड़ा जी आपकी लेंथ बनाने में बहुत ज्यादा काम आएगा, कि जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको लगाने का फायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। देखो आपको होगा कि सर लगा हटा ही देने चाहिए ना, फायदा क्या हुआ फिर इसका, मतलब अगर ट्रेड बैरियर्स को लगाएंगे फिर तो सर प्रॉब्लम्स है, लेकिन नहीं, ट्रेड बैरियर्स को लगाने में भी हमारी कंट्री का बेनिफिट है। और वो कैसे, अब चाइना का प्रोडक्ट है बड़ा जी, इंडिया में एंटर कर रहा है, ठीक है, कोई उनका वेस्ट मटेरियल इंडिया में एंटर कर रहा है, अगर वो लोगों के ऊपर हम लोग ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे, तो जो लोकल बंदा हमारे देश में ऑलरेडी बैठा है उसका तो व्यापार ही नहीं चल पाएगा ना। तो लोकल बंदों का व्यापार ज्यादा से ज्यादा चल पाए, तो इनके ऊपर रोक लगाए थे कि भाई इससे ज्यादा तुम लोग मत आओ, इतना ही सामान लेकर आ सकते, बाकी सारा सामान किसका रहेगा, इंडिया का रहेगा। तो दैट्स वाई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाना भी मेरा जी बहुत बार क्या रहता है, सही रहता है। हमारे पुराने टाइम में अगर आप जाओगे ना, थोड़ा सा मतलब 1990s की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारी कंपनियों को इंडिया वालों ने ये बोल दिया था, कहते भाई हम तो ना आप लोगों को रखेंगे नहीं, तो सारी की सारी वापस चली गई थी। तो जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ऐसे ढम धने नीचे आई थी। तो उनको वापस बुलाने के लिए हम लोगों को उनको बहुत सारे मतलब फायदे देने पड़े थे, और उनको जो सबसे मेन फायदा मिला था वो मिला था SEZ का। ये एक नंबर का क्वेश्चन है जी, मतलब अगर पेपर में आया तो वैसे मुझे लगता नहीं कि आएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कुछ जोन बनाए गए, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ही आ सकती है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कि भाई इतने पर्टिकुलर एरिया में हम आपको फ्री कर रहे हैं, आपको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना है, अगर पे करना तो मतलब लाख रुपए कमाओ 2 रुपए टैक्स भरो, मतलब मिनिमम चार्जेस के हिसाब से उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को बाकी मैंने चीजें बताई थी, 1991 के अंदर ये 3 पॉलिसीज आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे, और याद रख लेना उस टाइम पे वो बड़े जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे बड़ा जी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि अगर देखो रेस्ट्रिक्शंस को हटा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे भाई। अगर मैं इस चैनल को ये बोलूं कि जो सिर्फ सब्सक्राइबर है उन्हीं को देखने को मिलेगा, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, और इसी के साथ बड़ा जी ये आप लोगों का जो ये चैप्टर है बड़ा जी वो पूरे का पूरा खत्म हो जाता है। बड़ा जी आप लोग मुझे बड़ा जी कभी भी मुझे आप लोग कोई भी डाउट के लिए मुझे व्हाट्सएप बड़ा जी आप लोग कर सकते हैं, ये बड़ा जी मेरा नंबर है,
8683012206, ये बेटा जी मेरा नंबर है। अगर आपको किसी को नोट्स भी चाहिए, आप बेटा जी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए। आप लोगों को नोट्स मैं इजीली अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन जो बुक आपकी होती जाएगी मैं सिर्फ नोट्स आपको उसी चीज के अवेलेबल करवाता रहूंगा। तो बने रहना बेटा जी मेरे साथ, अपनी रिवीजन करते रहो। 10 फेब को लास्ट बजी क्लास रहेगी आप लोगों की, 10 फेब या 7, मेरा टारगेट है कि 7 फेब तक मैं आप लोगों के सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, जो आपके चैप्टर्स हैं वो सारा काम मैं आप लोगों को खत्म करके दूंगा। बस इतना ध्यान में रखना, अगर आप बने रहोगे तो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ रहे, अगर किसी को कोई डाउट है मुझे फटाफट बता दीजिए, 1 मिनट आप लोगों के पास। किसी का कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे बता दें। अगर समझ में आ चुका है बेटा जी तो लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के अंदर इस चैनल को बेटा जी दबा दो बेटा जी। नो डाउट सर, ओके बेटा, थैंक यू। और आप सभी को बेटा जी यही तरीके से समझ में आ रही है, मैं अपना तरीका चेंज करूं बेटा जी, मुझे फटाफट ये भी बता दीजिए, सेम वे और कुछ और वे? हाँ जी बेटा जी, आप लोग पोल के ऊपर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सेम वे या ओनली समरी? बताइए बेटा, सेम वे या समरी? पोल के ऊपर आप लोग बड़ा जवाब दे सकते हैं सारे के सारे, क्योंकि बेटा जी देखो यहाँ पर अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको 80 to 90% आपकी एनसीईआरटी को कवर अप करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ समरी बताता हूँ ना जी, आपका सिर्फ मेरा चैप्टर तो पूरा कवर अप होगा, बट 40 to 50% चीजें ही कवर अप हो पाएंगी उसके अंदर। बेटा ये टॉपिक है ही नहीं, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन मेरा टॉपिक ही कट्टा, आपने सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं, एक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक फैक्टर अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ आपके 2 ही हैं। एवरग्रीन के अंदर आपके इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, लॉन्ग में 2 क्वेश्चंस आई थिंक, तो शॉर्ट में 3 पता नहीं 4 है, बस ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इसके। इसमें से पैराग्राफ के आने के चांसेस हैं, और एक इसमें ना ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक होएगा, वो आप लोग कर लेना G20, ठीक है। G20 का टॉपिक जरूर करके जाना, मैं आप लोगों को करवा भी दूंगा, अगर आप लोगों को जब मैं मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के दौरान मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए बेटा जी, ज्यादा बच्चों ने मेरी सेम वे कहा है तो ओके बेटा जी, सिर्फ एक बच्चे ने आई थिंक सो लगता है ये कहा है कि अनदर वे, ठीक है। तो ओके बेटा जी, फिर मिलेंगे बेटा जी कल को। इसी के साथ बेटा जी राम राम, बाय बाय, टाटा सभी को बेटा जी, जय श्री राम। मिलते हैं बेटा जी एक छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय।